Hello and welcome to Bhimoshana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Climatology, which is module 3 of our series. This is the continuation of our last topic, जहाँ पर हम लोगों ने मानसून स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद मैं अब इंडिया के ऊपर आ गया हूँ। इंडिया में हम लोग थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून डिस्कस कर चुके थे और साथ में उसी का ही पार्ट है ये पूरा का पूरा, क्योंकि सिलेबस के अंदर वही चल रहा है। तो ये 5th डे है हम लोग का उस मानसून के अंदर, जिसमें हम लोग इंडिया से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। आज हम लोग जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग वाली डिस्कस किया था, उसमें ही मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं एनसो और आईओडी और एमजीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। जिन लोगों ने एनसो वाला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरा लास्ट वीडियो एक बार देख लें, उसके बाद यहाँ पर आएँ, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि अरे सर, इसका क्वेश्चन तो कभी भी ज्योग्राफी ऑप्शनल एग्ज़ाम के अंदर नहीं आया है, आप क्यों करा रहे हो? आपने तो बोला था कि 100% एग्ज़ाम बेस्ड स्टडी होने वाली है, हम लोग कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं करेंगे, जनरल स्टडीज़ वाला और प्रीलिम्स वाला कोई भी इंटीग्रेट नहीं करेंगे हम लोगों के नोट्स में। तो आप ये क्यों करा रहे हो? द आंसर इज़, भाई मैं आप लोगों के नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ इससे रिलेटेड, समझ में आई? नोट्स में सिर्फ हम उतना ही लिखने वाले हैं जितना हम लोगों को मेंस में ज़रूरी है, ना तो कोई भारी भरकम हम लोग मैकेनिज्म देखने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को स्पॉइलर है कि जो लोग ये सोच कर आए हैं कि वो प्रीलिम्स के बेस पर या जनरल स्टडीज़ के बेस पर उनके नोट्स तैयार हो जाएंगे, तो आई रिक्वेस्ट यू दे कैन लीव राइट नाउ, क्योंकि उन लोगों को फालतू में 1 घंटे बैठना पड़ेगा। बट जो लोग चाहते हैं कि भाई उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और साथ में उन लोगों के मेंस के जनरल के स्टडीज़ के नहीं, ज्योग्राफी ऑप्शनल बेस्ड नोट्स बन जाएं, वो यहाँ पर रिलाई करें। नोट्स नहीं बनेंगे, लेकिन आप लोगों के जितने भी कंसेप्ट होंगे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो आपका प्रीलिम्स में आ जाए, चाहे वो आपका मेंस के अंदर जनरल स्टडीज़ में आ जाए, आप लोग आराम से उसको टैकल कर पाओगे। बट नोट्स जो होंगे ना, वो पूरे के पूरे आपको उसमें मिलेंगे। समझ में आने वाली बात? और जिन लोगों को लगता है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हम लोगों का फैक्टर्स कंट्रोलिंग इंडियन मॉनसून में है, उसके अंदर एनसो, आईओडी और एमजीओ वन ऑफ द बिगेस्ट रोल अदा करते हैं अपने फैक्टर्स में, ठीक है। और अगर आप लोगों को रेनफॉल पैटर्न देखना हो, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देखना हो, या क्लाइमेटिक चेंज के रिलेटेड देखना हो, डिजास्टर्स देखना हो, डिजास्टर मैनेजमेंट देखना हो, प्रिडिक्टिबिलिटी देखना हो, तो सबसे रिलेटेड है हम लोगों के ये वाले कंसेप्ट। समझ में आने वाली बात? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए आराम से करो। और जिन लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड ज्योग्राफी ऑप्शनल के नोट्स के साथ स्टडी चाहिए कि भाई पूरा का पूरा उन लोगों को एग्जाम में जो आपके नोट्स में है वही की वही आप लोग आराम से लिख के आओ, जिसके अंदर जहाँ पे ज़रूरत होगी फ्लो चार्ट, जहाँ पे ज़रूरत होगी आपके मैप्स, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे डायग्राम, और साथ में जो भी फॉर्मेट में आप लोग रियल एग्जाम के अंदर लिख के आओगे, जितने भी डायमेंशंस आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को सोचने में टाइम लगता है, आपके स्कैटर्ड होते हैं सारे के सारे नोट, एक ही जगह पर चाहिए। तो आप मेरा ये विमोचन एजुकेशन का जो चैनल है उस पर जो भी पूरी सीरीज चल रही है ज्योग्राफी ऑप्शनल की, फुल फ्री आप वो फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप लोगों को न्यूज़पेपर फॉलो करना है, साथ में इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स तैयार करने हैं, और आप लोग जो लास्ट पर जो होमवर्क मैं देता हूँ वो ट्राई करना है डेली। तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों के 300+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। नाउ थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून आए अपन लोग करने वाले हैं आईओडी, एमजेओ, और लास्ट वाला जो है हम लोग क्या देख लेंगे, डायमेंशंस देख लेंगे कि इम्पैक्ट देख लेंगे किसके, इंडियन मानसून के, किस पर, अपने अलग अलग डायमेंशंस के ऊपर। 2-3 डायमेंशंस हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो आप लोगों को सोचना ना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें भी अपन डेडिकेट करेंगे। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं, ये लास्ट क्लास है हम लोगों की मानसून के अंदर, इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर मुझे लगता है कि एग्ज़ाम न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है तो अपन बीच में वो डाल देंगे इसके अंदर, है कि नहीं। अपना कहीं कहाँ भागे थोड़ी जा रहे हैं, जितना है अपना उतना हो जाएगा, ठीक है। नाउ सिलेबस में देखो, पेपर नंबर 1 में जो येलो वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं, रेड वाला पोर्शन हम लोगों का चल रहा है, व्हाइट वाला पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है। अब आप लोग लग रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा नहीं बचा हुआ, यहाँ से 5 या 6 वीडियो का अपनी क्लासेस बची हुई हैं क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर। पेपर नंबर 2 के अंदर देखो, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून एंड रेनफॉल पैटर्न, ठीक है। आप पॉज करके आराम से देख सकते हो। पीवाईक्यू में देखो, मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ कि देखो, जहाँ तक जो पीवाईक्यू आते हैं वो आपके आते हैं ओरिजिन
मैकेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पहले बहुत थे, ठीक है। साथ में आप लोगों के आजकल जो लेटेस्ट जो ट्रेंड है उसमें क्या आ रहा है, वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। वेरियस फैक्टर्स सब जगह फैक्टर्स ही भरे हुए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो इसका मतलब फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करने लगा है। और अभी तक क्या कर रहा था, पूरे फैक्टर्स पूछ लेता था। अब पता चला, अभी तक एक बार इन्होंने एल नीनो का पूछ लिया, ठीक है, एनसो वाला कंडीशन पूछ ली। अब बचा क्या उनका पास, इंडियन ओशन डाइपोल, एमजेओ, है कि नहीं, ये तो चीज़ें बची हुई हैं। तो इससे रिलेटेड भी अपन थोड़ा सा कर लो, ऑब्वियस सी बात है। तो इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना अपन को जरूरी है उतना करेंगे, ठीक है। शुरू करें, वेट। तो क्या है ये इंडियन ओशन डाइपोल? पहली बात तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन से रिलेटेड है, ठीक है। इंडियन ओशन कहाँ है अपना, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा अफ्रीका इधर, ये हमारा ये सुमात्रा वगैरह हो गया, इंडोनेशिया वगैरह हो गया, तो पूरा ये इलाका है ना, ये क्या है, इंडियन ओशन है। अब आपको पता है कि इंडियन ओशन जो है उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है, एक है अरेबियन सी, एक है अरेबियन सी, एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया अरेबियन सी, एक है बे ऑफ बंगाल। तो दो ब्रांचेस है इसकी, है ना। अब देखो पूरा का पूरा, जब हम लोग मानसून में डिस्कस करवा रहा था, मैं क्या बोल रहा था कि मेरा जो इंडियन ओशन है वो क्या हो जाता है उस टाइम पे, वो क्या रहता है मेरा ऑटोमेटिक, वो रहता है कोल्ड रहता है। और जो मेरा जो लैंड एरिया है वो मेरा क्या होता है, हॉट रहता है। दैट मीन्स जो अरेबियन सी वाला इलाका हो चाहे इंडियन ओशन वाला इलाका हो, उस पर मेरा हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और लैंड वाला इलाका है वहां पर मेरा लो प्रेशर क्रिएट होता है। इसका मतलब इसी के कारण हम लोगों की मानसून आती है, ऑब्वियसली बात है, साउथ वेस्ट मानसून आती है कि नहीं है ना। अब मान लो, और ये कंडीशन क्या होती थी, कब होती थी फुलफिल, कि मान लो यहां पर मेरा क्या है, अगर मेरा यहां पर हाई प्रेशर है तब, नहीं तो क्या होगा, अगर यहाँ पर मेरा हाई प्रेशर नहीं हुआ तो मेरा पूरा का पूरी हवा इधर चली जाएगी, है ना। तो ये ना, ये मैं मैकेनिज्म अभी और बताता हूँ। तो पहले आप ये समझो, जो मैं छोटा सा आपको बताया था कि इंडियन ओशन डाइपोल, डाइपोल का मतलब तो दो चीजें होंगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ये क्या है, एक जोनल सी सरफेस टेम्परेचर की एनोमली पैटर्न होता है। क्यों सी सरफेस, अब एक बात बताओ, सी हमारा उसमें इंडियन ओशन के अंदर क्या है, सी है ना, पानी तो भरा हुआ है, तो उस पर टेम्परेचर का जो पैटर्न है, किस तरीके से वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कि नहीं, कहां पर, इक्वेटोरियल इंडियन ओशन के ऊपर, इक्वेटोरियल इंडियन ओशन के ऊपर जो भी आप लोगों का पैटर्न बन रहा है टेम्परेचर का, एनोमलीज का, उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, इंडियन ओशन डाइपोल। क्या बोला है, इंडियन ओशन डाइपोल। कहां पर, ये एक जोनल, मतलब कहां पे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, कादर से वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल की तरफ, सीधी सीधी बात है ना। अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल की तरफ जो भी आप लोगों का टेम्परेचर अनोमलीज पैटर्न दिखाई दे रहा है हम लोगों को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडियन ओशन डाइपोल बोलेंगे। अब अगर मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल और एक नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, तभी तो मैंने बोला ना कि डाइपोल चला है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव किस चीज को बोलूंगा कि भाई मेरा जो वेस्ट इंडियन कोस्ट है, किधर का, वेस्ट साइड वाला इंडियन कोस्ट है। मैं आपका एग्जाम्पल होगा, देखो ये मेरा इंडियन ओशन है, अगर मैंने बात की ये वाला इलाका, ये दिख रहा है, ये वेस्टर्न साइड है ना, तो वेस्ट इंडियन ओशन जो है, और ये है मेरा ईस्टर्न साइड, तो ये हो गया मेरा ईस्ट इंडियन ओशन। याद रखना ये दो चीजें, ठीक है, वेस्ट इंडियन ओशन और ईस्ट इंडियन ओशन। तो वेस्ट इंडियन ओशन अगर आपका वार्म हुआ, ठीक है, क्या हुआ, वार्म हुआ, देन दी ईस्ट इंडियन ओशन, ठीक है। मैं आपको देखो, मैं आपको पहले से फिनोमेना बताता हूँ क्यों मैं वो चीज करूं। नॉर्मली पहले आप सिंपल सी इंडियन ओशन डाइपोल समझो कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है अपने उसके ऊपर, क्या नहीं पड़ रहा है। तो आप लोगों को मैं डायरेक्ट बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम की तो लैंग्वेज देख लेंगे अपन, तो सीधी सीधी लैंग्वेज देखो अपन लोगों का यहाँ पर कैसे मानसून आता है, ये मेरा लो प्रेशर होता है, ये मेरा हाई प्रेशर होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये मेरा कोल्ड होगा, ये मेरा हॉट होगा, समझ में आई ना ये वाली बात। नॉर्मली अब ये कंडीशन कब फुल होगी, कब होगी, मान लो, अब देखो, अगर मान लो कि ये वाला इलाका, मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं, कि ये वाला इलाका अगर ठंडा है, ठीक है, और ये वाला इलाका गर्म है, तो मेरी हवा कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी। और अगर यहां पर भी ये इलाका मेरा इससे ज्यादा ठंडा है, किधर से, वेस्ट साइड से ज्यादा ठंडा अगर मेरा ईस्ट साइड है, तो इसका मतलब यहां पे हाई प्रेशर होगा, मतलब इसका हाई प्रेशर इससे ज्यादा होगा, ईस्टर्न साइड का हाई प्रेशर वेस्टर्न साइड के हाई प्रेशर से ज्यादा होगा।
अगर इधर का होगा तो मतलब ये हाई प्रेशर किधर हुआ, ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर, तो मतलब एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट, जो ईस्टर्न कोस्ट का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा, तो मेरा किधर से किधर होगी विंड की डायरेक्शन, ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ होगी कि नहीं होगी। जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ होगी तो जो मेरी सदर्न हेमिस्फीयर पर ईस्टर्लीज चल रही है, ईस्टर्लीज चल रही है, कौन सी वाली ईस्टर्लीज, साउथ ईस्टर्लीज, है कि नहीं, वेट, तो जो मेरी साउथ ईस्टर्लीज चल रही थी, साउथ ईस्टर्लीज की डायरेक्शन क्या थी, ये थी। तो अब आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर मतलब कम हाई प्रेशर की तरफ अगर जा रहा है तो ये इसको स्ट्रेंथन कर रहा है। जब स्ट्रेंथन कर रहा है तो इसको मतलब जो मेरा जो पूरा जो नॉर्मल कंडीशन चल रही थी, जो नॉर्मल कंडीशन चल रही है उसको वो सपोर्ट कर रहा है, तो ये मेरी नॉर्मल कंडीशन होती है। समझ में आना ये वाली बात। तो अगर ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, तो हमारे इंडिया के लिए तो अच्छा है ना, ये तो पॉजिटिव चीज हो गई। तो इसीलिए अपन इसको बोल रहे हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल में क्या बोलूंगा मैं, कि जो वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन है ना, वो वार्मर देन दी ईस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन होगा, उसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। अब मान लो दूसरी कंडीशन मान लो कि ये वाला जो इलाका है, ईस्टर्न वाला इलाका है, वो मेरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मान लो अगर मेरा ईस्टर्न वाला इलाका है वो मेरा हॉटर देन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ क्या है, इंडियन ओशन है, हॉटर देन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन ओशन है। तो इसका मतलब इस पर जो हाई प्रेशर जो था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, वो लो प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ, वैसे ही लो प्रेशर में इसको किधर जाना चाहिए था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर जाना चाहिए था, लेकिन अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ना जाते हुए वो किधर जाएगा, मेरा इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ जाएगा। अगर ये इधर जा रहा है मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो अब आपको पता है कि जो मेरी साउथ ईस्ट जो मॉनसून विंड्स जो आ रही हैं, वो ट्रेड विंड, सॉरी मॉनसून विंड बोल रहा हूँ उसका मैं, जो ट्रेड विंड्स हैं उसका ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इसका मतलब जो मेरी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो होंगी या तो वो रिवर्स हो जाएंगी या फिर वीक हो जाएंगी। वैसे तो वीक ही होती है, तो वो वीक हो जाएंगी। तो मतलब ये मेरा पूरा बेल्ट जो है वो वीक हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरी मॉनसून जो थी, मॉनसून विंड जो थी, जो मेरी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड जो थी, जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड जो थी, जो मेरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाने वाली थी, वो मेरी किधर चली जाएंगी, सुमात्रा और इधर के इलाके में चली जाएगी, इंडोनेशिया के इलाके में चली जाएगी, मतलब ईस्टर्न कोस्ट में चली जाएगी, मतलब ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडियन ओशन में चली जाएगी। समझ में आने वाली बात नॉर्मली आ गई ना। अब मोटा मोटा समझ में आ गया ना। अब ये चली जाएगी तो ये तो हमारे लिए नेगेटिव हो गई, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। समझ में आने वाली बात नॉर्मली आ गया ना, है ना। तो बस वही चीज। अब चाहे तो आपका एल नीनो इफेक्ट पड़ जाए, मान लो अगर मान लो मेरा एल नीनो इफेक्ट पड़ गया, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, अगर मेरा यहाँ पर एल नीनो इफेक्ट पड़ गया, दैट मीन्स वो क्या होना चाहिए था कि मेरा जो मॉनसून जो था, मेरा मॉनसून जो था उसको वीक करना चाहिए था। लेकिन अगर एल नीनो इफेक्ट के बावजूद भी अगर मेरा ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है, तो पॉसिबिलिटीज ये हो जाएंगी कि भाई ये मेरा पूरा का पूरा मानसून किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि अगर आपका एल नीनो आया तो आपका 100% मानसून वीक होगा। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन डायपोल फिनोमेना हो रहा है। समझ में आने वाली बात। और पहले क्या बोला जाता था कि नहीं भाई अगर इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव है तो आप लोगों को हमेशा मानसून में अच्छा ही मिलेगा, तो ये बात भी गलत है। तो ये भी पूरा टाइमली मैनर पर डिपेंड करता है। समझ में आने वाली बात। अब अपन एग्जाम की लैंग्वेज में देखते जाते हैं। समझ में आई ना नॉर्मली। तो देखो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है, वार्मर वेस्ट इंडियन कोस्ट एंड कूलर ईस्ट कोस्ट। ठीक है। तो नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है, वो उल्टा बोल दो कि जो होगा कूलर वेस्ट इंडियन कोस्ट एंड वार्मर ईस्ट कोस्ट, मतलब नियर सुमात्रा वाला इलाका होगा। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, इसका मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो जितना हो सकता है अपन लोग उसको पॉज कर देता हूँ मैं जब तक वो आवाज़ बंद होती है, लेकिन बीच में आती है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो शुरू करते हैं। मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म वही है जो मैंने बोला कि सी सरफेस टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होंगे ना, वो कहाँ होगा आप लोगों का, वेस्टर्न एंड सदर्न ईस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन पर। कहाँ पर, साउथ ईस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा,
सही सरफेस टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि भाई सही सरफेस टेम्परेचर में तो अंतर आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा, कभी यहाँ पर मेरा हॉट हो जाता है, कभी यहाँ पर मेरा कोल्ड हो जाता है, फिर या तो मेरा ये यहाँ पर हॉट हो जाएगा, यहाँ पर मेरा कोल्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा जो है इधर वेस्टर्न साइड और सदर्न ईस्टर्न साइड पर भी मेरा है टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, मेरा जो सी सरफेस टेम्परेचर होगा ना वो भी तो मेरा वेरी करेगा, तो ग्रेडियंट फॉर्म हो जाएगा। तो अब वही चीज हो गई। दूसरा इसका, अब मैंने दूसरी चीज क्या बोली थी, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल हुआ तो वार्म वाटर क्या हो जाएगा, कहां पर होगा, वेस्ट में होगा। तो इससे क्या होगा मेरा, अगर वार्म वाटर वेस्ट में हुआ तो कन्वेक्शन जो हो जाएगा ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन हो जाता है। और ईस्टर्न इंडियन कोस्ट पर जो जो नियर सुमात्रा जो होता है ना, वहां पर ठंडा इलाका रहता है, तो सप्रेस्ड कन्वेक्शन होगा। तो कन्वेक्शन यहाँ पर होगा नहीं, जब कन्वेक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे इंडियन में मानसून आ जाएगा। आई ना ये बात समझ में। अब इसके बाद की जो वो है, ये जो अपना इनहांस्ड कन्वेक्शन जो है ना, कहां पर, जहां तक कन्वेक्शन जहां तक कहां पर था हमारा, वेस्टर्न इंडियन ओशन के ऊपर था। कहां था, वेस्टर्न इंडियन ओशन के ऊपर था। अगर ये इनहांस्ड हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा क्रॉस इक्वेटोरियल मॉइस्चर को, क्रॉस इक्वेटोरियल मॉइस्चर फ्लक्स को, किधर की तरफ, इंडियन एंड दी अरेबियन सी में, है कि नहीं है। पूरा का पूरा मैंने क्या बताया था, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में ये मेरा क्या चल रहा है, साउथ वेस्ट मानसून चल रही है, तो साउथ ईस्ट मानसून चल रही है, वो ट्रेड विंड चल रही है। तो अब अगर जैसे ये मेरा इक्वेटर को पार करेगा तो ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर ये मेरा इधर का इलाका अगर मेरा ज़्यादा हॉट है तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन ज़्यादा होगा, मतलब, और तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा वेटनेस ज़्यादा होगी, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये तो मेरे अच्छी है मेरे मानसून के लिए। तो यही स्ट्रेंथन करता है साउथ वेस्ट मानसून को, स्पेशली वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया के अंदर। समझ में आने वाली बात। नॉर्मली नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल क्या होगा, बिल्कुल उल्टा कर दो कि ये क्या करता है, बिल्कुल रिवर्स होता है। इससे क्या होगा, मेरा मॉइस्चर रिड्यूस हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये वीक मानसून देखने को मिलेगी। अगर एग्जाम के अंदर आप लोगों को लिखना है तो ये लिख देना कि भाई डाइपोल मोड इंडेक्स क्या, डाइपोल मोड इंडेक्स क्या होता है, सी सरफेस टेम्परेचर एनोमलीज। आप लोग नोट्स बना रहे होगे ना, तो ये उसका फुल फॉर्म लिखना है, ये चीजें एसएसटी वगैरह का। तो सी सरफेस एनोमलीज मतलब वेस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, वेस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, और सी सरफेस टेम्परेचर एनोमलीज साउथ ईस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन। कहां पर, साउथ ईस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डाइपोल मोड इंडेक्स होगा। अगर तब क्या होगा, मेरा पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बनेगा। ठीक है, मतलब अगर मेरा पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो मेरा पॉजिटिव मोड इंडेक्स होगा, डाइपोल इंडेक्स होगा, डाइपोल मोड इंडेक्स होगा। समझ में आने वाली बात नॉर्मली आ गई ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, वो मैंने पूरा आपको बता दिया था, वही चीज़ है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। आप चाहो तो पॉज करके डायरेक्ट डायग्राम देख सकते हैं, मेरे को इसमें इतना जानना समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन लोग वो उस पर देख रहे हैं, फिर भी मोटा मोटा देख लो। देखो इधर का इलाका को, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अपना अफ्रीका है, ये अपना इंडिया है। ठीक है, अब या जो अपना पॉजिटिव होता है उसमें ये वार्मर देन नॉर्मल हो जाएगा, ये कूलर देन नॉर्मल हो जाएगा। तो अपना यहाँ पर ये वार्मर है तो क्या है, यहाँ पर कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन हो गया तो क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कन्वेक्शन हो रहा है, ये नॉर्मली इंक्रीज कन्वेक्शन हो गया ना, ये हो गया, तो ये बन गया अपना यहाँ पर मानसून आ गया। नेगेटिव में क्या होगा, ये उल्टा होगा, तो ये इधर की तरफ जाएगा, तो कन्वेक्शन किधर होगा, अपना इधर की तरफ होगा। तो इंडिया के ऊपर थोड़ी बरसेगा पानी, फिर ये है कि नहीं है, इंडिया के ऊपर थोड़ी बरसेगा, तो इंक्रीज कन्वेक्शन इस साइड हो जाएगा, तो सुमात्रा इलाके में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अपनी बारिश होना चालू हो जाएगी। समझ में आने वाली बात। तो अगर मैं थर्मोक्लाइन की बात करूंगा तो थर्मोक्लाइन कैसा हो जाएगा, ये इस तरीके से चलेगा नॉर्मली। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैंने नेगेटिव की बात करी तो क्लॉकवाइज थर्मोक्लाइन होगा। ठीक है, मतलब इक्वेटोरियल थर्मोक्लाइन और इक्वेटोरियल थर्मोक्लाइन जो हो गया, तो इधर की तरफ जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। याद रखना, देखो ये चल रहा है ना अपना एंटी क्लॉकवाइज कन्वेक्शन चल रहा है। क्यों? क्योंकि इधर से आ रहा है ना अपना, मैंने बताया था ना कि कूल से वार्म की तरफ आता है, ये वार्म, ये कूल से वार्म की तरफ आएगा तो इधर आ गया, तो ये चल रहा है। आगे नहीं चीज समझ में, एक बार अगर नहीं आई है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमें नहीं आई, मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों का फीडबैक भी तो मिलना चाहिए। मुझे क्या पता कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं समझ में। ठीक है, इंडाइसेस देखो, डाइपोल मोड इंडेक्स प्राइमरी इंडेक्स होता है इंडियन ओशन डाइपोल का, साजी अल एटनेस को निकाला था। तो आप अगर एग्जाम के अंदर और चीजें लिख के आनी है तो आईएमडी के कुछ बुलेटिन जो चल रहे हैं ना, एनओए और आईएमडी के जो, तो वो आप लगता। इसका मतलब आप लोगों को 2 से 3 लाइन यहाँ पे छोड़ के रखनी है, करंट अफेयर फॉलो करना है,
उसमें लिखना है। और अगर एग्जाम से पहले कोई भी करंट अफेयर नहीं आता तो सिर्फ आप एग्जाम के अंदर क्या करना, अपने नोट्स के अंदर 15 दिन पहले, एग्जाम के 15 दिन पहले जोड़ लेना, गूगल कर लेना कि भाई IMD की कोई बुलेटिन है क्या IOD से रिलेटेड, तो बस वो आप लिख लेना और आपने एग्जाम में लिखाना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना वो चीज़। नाउ थिंकर कौन है भाई? साजी एटल ने 1999 में फॉर्मुलाइज किया था इंडियन ओशन डाइपोल और प्रपोज किया था क्या, डाइपोल मोड इंडेक्स को। सब्सिक्वेंट इंडियन इंटरनेशनल क्लाइमेटोलॉजी की स्टडी हुई, उसमें ये एक्सप्लोर हुआ कि IOD और एनसो जो है ना, जब वो इंटरेक्ट करते हैं और एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट जो होते हैं ना, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस चीज़ की उन्होंने स्टडी की थी। आप लोग ज़्यादा दिमाग में लगाना, एग्जाम के अंदर सिर्फ अपना नाम लिखाना बस, ज़्यादा से ज़्यादा, और ये इसके बारे में लिख देना कि भाई इंडियन और इंटरनेशनल क्लाइमेटोलॉजिकल स्टडी। तो क्या होगा, एग्जामिनर को ये रहेगा कि भाई हाँ इसने भाई दिखाई है कि भाई हाँ इसको पता है, फैमिलिटीज है, समझ में आई ना, तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डायग्राम आप चाहो तो ऐसे बना के आ सकते हो नॉर्मली, देखो मैंने इस पर लिख दिया था कि एक अफ्रीका का लेफ्ट में बनाओ, टॉप राइट पे अपना वो बना दो इंडिया, फिर अपना सुमात्रा बना दो इस इलाके में, शेड कर दो, इधर की तरफ ये हो जाएगा हॉट हो जाएगा, इधर की तरफ कोल्ड हो जाएगा, फिर अपना किधर किधर जाएगा, ठीक है, मॉइस्चर किधर की तरफ, ये सॉरी ये इस तरीके से नहीं बनेगा, ये इस साइड होगा, अगर ये हॉट है, वेट, अगर ये मेरा हॉटर देन ये हो गया तो मेरा किधर जाएगा, इधर की तरफ ऐसे जाएगा। ठीक है, याद रखना ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में एरो इधर नहीं है, एरो इधर है, आप लोग बनाओ तो ठीक है, और नेगेटिव में क्या करोगे, एरो इधर कर दोगे। ठीक है, समझ में नहीं वाली बात नॉर्मली। चलो चलते हैं आगे। क्विक फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे भाई? भाई पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब क्या होता है, वेस्ट वार्म होगा, ईस्ट कूल होगा, ये इन्हांस करेगा वेस्टर्ली तो मॉइस्ट फ्लक्स आएंगे, मतलब वेस्टर्ली को करेगा तो भाई मॉइस्ट फ्लक्स हो गया, इंक्रीज्ड कन्वेक्शन होगा और डिप्रेशन होगा, स्ट्रॉन्ग रेनफॉल होगा कहाँ पर, वेस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया, वेस्टर्न और पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर। आई ना समझ में? रोल एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून, रोल एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून क्या होगा आपका, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जनरली स्ट्रेंथन करता है। अब वो क्या क्या है, मतलब अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा भाई, हम लोगों की साउथ वेस्ट मानसून जो होगी ना वो स्ट्रेंथन होगी, इससे क्या होगा, रेनफॉल इंक्रीज होगा कहाँ पर, वेस्ट कोस्ट पर, मतलब सदर्न पेनिनसुला के ऊपर, तो ये इंक्रीज कर सकता है फ्रिक्वेंसी या इंटेंसिटी ऑफ द लो प्रेशर सिस्टम इन अरेबियन सी के ऊपर है, ऑब्वियस सी बात है ना। इसीलिए तो आप लोगों को क्या बनेंगे, आप लोगों के साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब क्या हो गया भाई, इससे क्या होगा, वीक मानसून आ सकती है, ड्रॉट आ सकता है पेनिनसुलर और सेंट्रल इंडिया के अंदर, इंटरेक्शन विद द एनसो, थर्ड इज इंटरेक्शन विद द एनसो, मतलब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो होगा ना वो पार्सली ऑफसेट एल नीनो का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है ना उसको कुछ टाइम के लिए क्या कर देता है, ऑफसेट कर देता है। मतलब एल नीनो पे पानी कम आता है ना, लेकिन पॉजिटिव होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा बारिश आ जाए, बट जो इंटरेक्शन है ना वो कोई लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है और टाइमली डिपेंडेंट है भाई, कि कोई किस टाइम पर आ रहा है किस टाइम पर नहीं आ रहा है और कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा। तो मतलब उन लोगों को क्लेम नहीं करना है कि एब्सोल्यूट कैंसिलेशन कर देता है। तो मतलब एग्जाम के अंदर आप लोग क्या होगे ना, तो अगर उसने आपने लिख दिया कि नहीं अगर ये क्या होता है एल नीनो के इफेक्ट को पूरी तरीके से कैंसिल करता है, नहीं, ये एब्सोल्यूट कैंसिल नहीं करता है, नॉन लीनियरली टाइमली डिपेंडेंट इफेक्ट देता है अपना किसके ऊपर, एनसो के नेगेटिव इफेक्ट के ऊपर। समझ में आने वाली बात। नाउ सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये खरीफ क्रॉप की ईल्ड पर इफेक्ट करता है, रिजर्वायर इनफ्लो पर इफेक्ट करता है, इनलेट फ्लडिंग रिस्क पर होता है और फिशरीज के ऊपर ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। सुमात्रा अपवेलिंग चेंज हो जाती है। तो समझ में आने वाली बात नॉर्मली। लिमिटेशन देख लो, पॉजिटिव चीज़ें मैंने बता दी, लिमिटेशन देख लो, इंडियन ओशन डाइपोल जो है इज अ वन ऑफ द सेवरल मॉड्यूलेटर्स, इट अफेक्ट द वेरियस विद द एनसो बैकग्राउंड, मतलब ये अकेला नहीं है, ये अकेला नहीं है, इसके पीछे आपका एनसो बैकग्राउंड, एमजेओ और लोकल सी सरफेस टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। कोई भी नॉट एवरी इंडियन ओशन डाइपोल गारंटीज सरप्लस मानसून, कोई भी हर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो होता है वो आपको गारंटी नहीं देता है कि आप लोगों को सरप्लस मानसून मिलेगा, मतलब रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द टाइमिंग मैटर। ठीक है, मॉडल डिफर इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन ओशन डाइपोल इन्फ्लुएंस द मेंशन अनसर्टेनिटीज फॉर द क्रिटिकल डेप्थ। समझ में आ गया ना ये वाली बात नॉर्मली। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपना ओके लिख देना टाइम स्टैम्प के साथ। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मेडन जूलियन ऑसिलेशन। क्या? मेडन जूलियन ऑसिलेशन, इसको अपन लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं,
MJO, देखो मेरी भी जुबान लड़खड़ा रही है इस तरीके से, है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये थोड़ा सा टफ हो जाता है बोलने में, और कुछ नहीं है बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ है या वो है, तो है बहुत सिंपल ये चीज़ नॉर्मली, ठीक है। वेट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। देखो सीधी सीधी सी बात क्या है कि MJO कुछ नहीं है नॉर्मली, एक ये मूविंग सिस्टम है, किसका? क्लाउड का और रेनफॉल का। किसका? क्लाउड का और रेनफॉल का एक मूविंग सिस्टम है। मतलब ये क्या होता है कि आपके क्लाउड्स बन रहे हैं, बारिश हो रही है। अब यही जो सिस्टम है ना पूरा, ये पूरा पल्सेटिव सिस्टम है ना, ये किधर से किधर की तरफ जाएगा? ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता जाता है। किधर से? वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ मूव करता जाता है। इस चीज को लोग क्या बोलेंगे? सीधा सीधा मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे सीधा सीधा, मतलब ज्यादा बारिश होगी, जो वेट फेज जो होगा ना, और कौन सा जो ड्राई फेज है ना, वो दोनों होते हैं इसके अंदर। मतलब इसमें वेट फेज और ड्राई फेज दोनों होते हैं। मतलब ये क्या करता है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। स्पीड लगभग होगी अपनी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव करता है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली, ये तो मैंने मोटा मोटा आप लोगों को वैसे बता दिया, तो आप डेफिनेशन देखोगे तो क्या करोगे? मेडन जूलियन ऑसिलेशन जो होगा ना, वो एक इंट्रा सीजनल, मतलब लगभग 30 से 60 दिन का ईस्ट मूविंग पल्स है, जो कि इन्हांस करेगी और सप्रेस करेगी ट्रॉपिकल कन्वेक्शन को। इधर को ट्रॉपिकल कन्वेक्शन, ये किस इलाके में होती है? ये ट्रॉपिक्स के इलाके में ही होती है, ठीक है। दैट ट्रेवल्स अक्रॉस द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक, मतलब ये इंडियन ओशन और पैसिफिक के अक्रॉस ही ये ट्रेवल करती है। मतलब इंडियन ओशन से किधर जाती है? अपने पैसिफिक की तरफ जाती है, ठीक है। स्ट्रांगली ये अफेक्ट करती है एक्टिव एंड ब्रेक फेज ऑफ द इंडियन मानसून। अब ये क्या करेगा? ऑब्वियस ही बात है, एक बात बताना मेरे को, कॉमन सेंस बताना, ये इतना तो सोचने की भी बात नहीं है, नॉर्मली कॉमन सेंस बताना। ये मेरा भारत देश महान है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा भारत देश है, ठीक है। ये आया, जो भी है, यहां पर मेरी हो रही है बारिश, यहां पर मेरी हो रही है बारिश। अब मान लो कि मेरा जो क्लाउड और जो रेन का जो बैंड है ना, वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया। अब चाहे कितना भी मानसून का टाइम चलता रहे, यहां पे तो बारिश होगी ही नहीं, है कि नहीं है? दैट मीन्स मेरा मानसून तो है अभी भी, ट्रफ लाइन बनी हुई है। मानसून कब आता है? जब मेरे यहाँ पे मानसून ट्रफ लाइन बनती है। वो आप याद है ना आपको, आपके जेट स्ट्रीम से याद है ना आप लोगों को? तो बस वही ट्रफ लाइन तो बनी हुई है ना, यहाँ पे ट्रफ लाइन बनी हुई है। लेकिन अगर मेरा क्लाउड और अपना रेन का जो बैंड है वो शिफ्ट होके वेस्ट से ईस्ट की तरफ चला गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया, तो क्या होगा आप लोगों को पता होगा? सीधी सीधी मतलब बारिश तो होगी नहीं। तो इसका मतलब मॉनसून ब्रेक के अफेक्ट करता है। समझ में आने वाली बात? नॉर्मली कोई ऐसी चीज तो है नहीं है नॉर्मली, है कि नहीं? नाउ थिंकर्स कौन है भाई? कौन थे? मेडन एंड जूलियन, मेडन एंड जूलियन 1971, इसीलिए इसका नाम है मेडन जूलियन ऑसिलेशन। 1971 में इसको डिस्कवर किया था। व्हीलर और हैंडसन ने RMM इंडेक्स को किया था डेवलपमेंट फॉर दी मॉनिटरिंग। मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को RMM इंडेक्स क्या होता है। पहले आप देखो मोटा मोटा क्या डायग्राम से ही समझ लो। नॉर्मली सीधी सीधी बात है, एक्टिव फेज ऑफ इंडियन ओशन मानसून अगर देखेंगे तो मेडन जूलियन ऑसिलेशन की मैं बात करूँ, उसको समझाऊंगा एग्जाम के अंदर। तो आप कैसे करोगे, 1 मिनट में है ना, ये कलर चेंज कर लो। देखो ये वेट एक्टिव हो गया, ये ड्राई सप्रेस हो गया, ठीक है। तो अब ऊपर क्या होगा? ऊपर कन्वेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा? कन्वेक्शन होगा, तो यहाँ पर मेरे क्या बनेंगे? बादल बनेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं है? क्लाउड होएगा, रेन आएगा, क्लाउड आ गया, रेन आ गया। अब क्या होगा? ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर ये मूव हुआ, ये वाला बैंड, तो क्या होगा? मेडन जूलियन ऑसिलेशन बोलते हैं इसको। आया ना ये समझ में? है तो इक्वेटर ही पूरा का पूरा, इक्वेटर भी चलता रहेगा ये चीज ऐसे, ठीक है। इक्वेटर पे इधर 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 इधर, ठीक है। आ गई समझ में ये चीज? अब देखो ये ऑस्ट्रेलिया के ही एक ऑफिशियल साइट से लिया गया है, तो उसमें पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया वालों ने बनाया। तो देखो ये मेरा ऑस्ट्रेलिया है, मेरा क्या, मेरा नहीं है ये, ठीक है। ये मेरा भारत देश महान है, और इधर मेरा अफ्रीका है। ये मेरा इक्वेटर चल रहा है, देखो इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे ही चलती है ये चीजें। अब देखो पहले क्या था, एक वीक 1 है, वीक 1 में मेरा यहाँ पर मेरा बारिश होता था, यहाँ पर कन्वेक्शन होता, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो यहाँ पर है, तो ये इस टाइम पे क्या होगा? मेरा यहाँ पर बारिश होगी। फिर ये खिसक के वीक 2 और 3 में कहाँ जाएगा?
ये थोड़ा खिसक के कहाँ आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ जाएगा। ये देखो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ गया। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ये इंडोनेशिया के इलाके में क्या हो जाएगा, बारिश होना चालू हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पर नहीं होगा, तो किधर शिफ्ट हो गया, ये इधर से इधर की तरफ जा रहा है ना। थर्ड फेज में वीक 4 और 5 में अगर देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया से भी खिसक के किधर आ गया, अपना पैसिफिक ओशन के ऊपर आ गया, है ना। तो इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ जा रहा है ना, तो ये आ गया, तो यहां पर मेरी रेन आ जाएगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये सिर्फ इधर से इधर मूव करता है। इस मूवमेंट को ही क्या बोल रहे हैं अपन, मेडन जूलियन ऑसिलेशन। तो ऑब्वियसली बात है ये इफेक्ट करेगा, है कि नहीं है, नॉर्मली। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो किस तरीके से काम करता है भाई, अपन तो पहले तो सिंपल भाषा में देख लो कि इक्वेटर के पास क्या होता है भाई। आपको पता है कि जो सी का जो सरफेस टेम्परेचर जो होता है वो पानी गर्म होता है उसमें, तो उससे क्या हो जाएगा, तो ऊपर की जो हवा होगी, जब जो गर्म होगा तो हवा जो होगी वो ऊपर उठेगी इक्वेटर के ऊपर। जब हवा ऊपर उठेगी तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोगों का बादल बनेगा, है ना, और तेज बारिश होने लगेगी। अब ये सिस्टम जो है ना वो धीरे धीरे पैसिफिक और इंडियन ओशन के ऊपर जो होगा ना वो मूव करेगा धीरे धीरे। अब ये पहले ऊपर बन गया, तो ये क्या करेगा, इसको मूव करेगा इंडियन ओशन और पैसिफिक के ऊपर। तो जहां ये सिस्टम बनता है ना वहां पर मानसून स्ट्रांग होता है। जहां पर भी ये सिस्टम दिखाई देगा वहां पर मानसून स्ट्रांग होगा, और जहां से अगर ये निकल गया तो मानसून क्या होगा, आप लोगों का सीधी सीधी बात है कमजोर हो जाएगा, है कि नहीं। तो बस वही चीज मैंने बोली थी, वही चीज हो गई। तो आप एग्जाम के अंदर क्या लिख के आओगे राइट टेबल में, एमजीओ इज लार्ज कन्वेक्टिव इन्वेलप, एक कन्वेक्टिव इन्वेलप है सेंटर नियर द इक्वेटर दैट प्रोपोगेट द ईस्टवर्ड। कितना, लगभग 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोपोगेट कर रहा है। एग्जाम के अंदर लिखना है तो इसमें फेजेस होते हैं, जैसे जिसमें लगभग अगर देखा जाए कॉमनली 8 फेजेस होती हैं, जिसको अपन आरएमएम इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से फेज नंबर 2 से लेके 4, मतलब 2, 3 और 4 जो होंगे ना वो आप लोगों का करस्पॉन्ड करेंगे टू द एक्टिव कन्वेक्शन ओवर द इंडियन ओशन रीजन। मतलब इंडियन ओशन के ऊपर कितना होगा, 2, 3 और 4 का जो अपना फेज होगा ना आरएमएम इंडेक्स के अकॉर्डिंग, टोटल अगर 8 फेज है, 8 में से 3 फेज जो होंगे अपने इंडियन ओशन रीजन के ऊपर देखने को मिलेंगे। समझ में आने वाली बात। जब एमजेओ एक्टिव होता है, एक्टिव फेज होता है सिट ओवर द इंडियन ओशन, तब क्या होगा आप लोगों का, लो लेवल वेस्टर्ली जो होगी ना वो क्या होगी, आप लोगों की इंक्रीज हो जाएगी। जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, आपका मॉइस्चर जो होगा वो इनहांस होगा, मॉइस्चर कन्वर्जेंस। तो ये हो जाएगा, मोर डिप्रेशन देखने को मिलेगा और मॉनसून एक्टिव स्पेल्स देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। और जब अगला स्टेप जो हो गया, जब एमजेओ अपना ईस्ट की तरफ मूव करता है, किधर की तरफ, मैरीटाइम कॉन्टिनेंटल या पैसिफिक की तरफ मूव करेगा, तो क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन जो होगा ना इंडिया के ऊपर वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। तो मानसून जो आ जाएगा ब्रेक लग जाएगा, मानसून में ब्रेक लग जाएगा। वही चीज मैंने बोली है कि नहीं है। तो एग्जाम में अगर आप लोगों को 4 नहीं लिखना तो एक लाइन में क्या लिख के आ सकते हो कि एमजीओ जो होता है ना वो कंट्रोल करता है इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी को, जो कि अल्टर करता है एक्टिव और ब्रेक करता है, अल्टर करता है या एक्टिव करता है या ब्रेक लगाता है स्पेल्स को। मतलब 30 से 60 दिन का फेज होता है ये, क्योंकि वैसे ही 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ना इंडियन मानसून के ऊपर। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। अगर ये समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना। इंडेक्सेस में मैंने आपको बताया, अभी आरएमएम के बारे में बात की थी, तो आरएमएम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आरएमएम का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम मल्टीवेरिएट एमजेओ इंडेक्स। क्या, रियल टाइम मल्टीवेरिएट एमजेओ इंडेक्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये किसने दिया था, व्हीलर और हैंडसन ने दिया था। बिल्कुल एग्जाम के अंदर अपन लोगों को देखना है ये क्या करता है भाई, ये रियल टाइम एमजीओ ट्रैकर को बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, विद द फेज ऑफ 1 to 8 एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो आरएमएम इंडेक्स जो होगा ना वो एक रियल टाइम टूल है जो कि मेजर करता है एमजीओ एक्टिविटी को, जो व्हीलर और हेडसन ने 1999 में बोला था, जो कि और ये यूज करता है क्लाउड OLR और विंड डेटा को। किसको, क्लाउड और विंड डेटा को। लगभग 850 से 200 HPA का जो प्रेशर होता है ना, पास्कल, हेप्टापास्कल टू ट्रैक दी एमजीओ क्या है ना, डिवाइडेड इनटू द 8 फेजेस, जिसमें से 2 से 3 फेज जो होते हैं ना वो आप लोगों के इंडियन ओशन में होता है अगर स्ट्रेंथन इंडियन मानसून होता है। 2, 3, 4, 2 से लेके 4 करो उसको, 2, 3, 4, ठीक है। फेज 6 to 7 जो है ना वो पैसिफिक में होता है। 2 और 3 कितना होता है, इंडियन ओशन के ऊपर होता है। और आप लोगों का 6 to 7 जो होगा ना आप लोगों का पैसिफिक में होता है, वीकेंड्स होता है। तो इफ आरएमएम एम्पलीट्यूड होगा तो मोर देन 1 होगा। अगर आरएमएम एम्पलीट्यूड मोर देन 1 हुआ तो एक्टिव होगा, और एमजेओ अगर आप लोगों का लेस देन 1 हुआ
तो वीक सिग्नल हुआ। समझ में आया ना? तो आप सीधा सीधा IMD और NOAA का अगर MGO की मॉनिटरिंग देखोगे तो आप लोगों का आप सीधा सीधा ऑपरेशनल स्टेटमेंट लिख के आ सकते हो एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग एक लाइन लिखना छोड़ देना अपने नोट्स के अंदर, और जब एग्जाम आने वाला हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो यहाँ पर एक लिख लेना कि भाई MJO वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो, ठीक है। एग्जाम में डायग्राम कैसे बना के आओगे, वो डायग्राम तो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके का भी फेस बना के आ सकते हो। देखो ये ईस्टर्न साइड में अपना हो रहा है, ईस्टर्न प्रोपोगेशन हो रहा है, ये ईस्टवर्ड प्रोपोगेशन, एक्टिव फेज ओवर इंडियन ओशन। मानसून एक्टिव रहेगा इस फेज में, 2 3 4 में। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 फेज बनाया ना, तो इसमें से आप लोगों का एक्टिव रहेगा, है ना। 6 से 7 में ये आप लोगों का पैसिफिक पे रहेगा। समझ में आने वाली बात? तो इस तरीके से डायग्राम बना के आ सकते हो। अगर आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना है तो फ्लो चार्ट में क्या करोगे, इस तरीके से बना सकते हो भाई। MJO एक्टिव ओवर द इंडियन ओशन, मतलब फेज 2 से लेके 4, स्ट्रेंथन करता है ये लो लेवल वेस्टर्लीज को या कन्वेक्शन को, इन्हांस करता है मॉइस्चर इनफ्लो और इंक्रीज डिप्रेशन फ्रीक्वेंसी को। एक्टिव मानसून स्पेल जो होगा ना, हैवी रेन होगी और रिवर्स फॉर दी ब्रेक हो जाएगा, है ना। ये चीज़ आ गई समझ में आपको, है ना। रोल और इम्पैक्ट देख लो थोड़ा सा, रोल एंड इम्पैक्ट। भाई प्राइमरी रोल क्या है भाई, ये एक्सप्लेन करता है इंट्रा सीजनल एक्टिव ब्रेक साइकिल को। भाई कि कब एक्टिव होता है, एकदम से ब्रेक लग जाता है अपने मानसून टाइम में, मतलब मानसून के बीच में, एक सीजन के अंदर ही, तो उस चीज़ को ये एक्सप्लेन करता है 30 से 60 दिन के लिए। नाउ एक्टिव फेज क्या इफेक्ट देता है भाई, ये करता है भाई सर्ज इन रेनफॉल, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिप्रेशन, साइक्लोन। भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव मतलब आप इंडिया के बारे में सोचो कि इंडिया में पॉजिटिव चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव मतलब एक्टिव का होगा तो हम लोगों को फायदा मिलेगा ना। तो इसीलिए सर्ज इन रेनफॉल देखने को मिलेगा, हायर प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी डिप्रेशन और साइक्लोजेनेसिस की, इंक्रीज्ड रिवर रन ऑफ देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म फ्लड रिस्क है इस चीज से, ठीक है। नाउ ब्रेक फेज में क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, रेनफॉल सप्रेस हो जाएगा, पॉसिबल ऑनसेट हो जाएगा ऑफ दी सोर ड्रॉट स्ट्रेस इन द क्रॉप। इंट्रैक्शन अगर देखोगे तो क्या होगा, अगर ये इंट्रैक्शन करेगा MJO, अगर इंट्रैक्शन कर देखोगे तो MJO मॉड्यूलेट करता है इम्पैक्ट ऑफ एनसो एंड इंडियन ओशन डाइपोल को, ठीक है। मतलब फेवरेबल अगर MJO होगा ड्यूरिंग द एल नीनो ईयर कैन स्टिल प्रोड्यूस द एक्टिव स्पेल लोकली। ऑब्वियस सी बात है, सीधी सीधी बात है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं ये इंट्रैक्शन तो चल ही रहा है, अब किसी भी सोल्डी अकेले तरीके से आप लोग नहीं कर पाओगे। नाउ लिमिटेशंस देखोगे तो क्या होगा भाई, पहली बात तो MJO प्रिडिक्शन स्किल है ना, वो डिक्रीज हो गई है बियॉन्ड 2 to 3 वीक्स, मतलब 2 से 3 वीक्स से ऊपर अपन लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। 2 से 3 वीक के लिए बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बढ़ जाती है, अगर 2 से 3 वीक के ऊपर आएगा तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज हो जाती है, घटती चली जाती है कि भाई जितना ज़्यादा देर तक होगा। एंड इंटरेक्शन विद द रीजनल फीचर्स, ठीक है। तो अपन लोग इंटरेक्शन करना बहुत टफ हो जाता है कि भाई ओरोग्राफी, मानसून ट्रफ, ये अफेक्ट कैसे करते हैं लोकल आउटपुट। तो इस तरीके से RMM इंडेक्स जो होता है ना, समटाइम फेल हो जाता है कैप्चर करने में वीक या कॉम्प्लेक्स कन्वेक्शन को, मेंशन करता है फॉरकास्टिंग अनसर्टेनिटीज को। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन मानसून, अब थर्ड जो आज के में ये लास्ट है, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको मैक्सिमम डायमेंशंस बता दूंगा कि भाई ये डायमेंशन में आप ये वाले पॉइंट्स लिख के आ जाना, ठीक है। वैसे अपने ये 4 या 5 जो वीडियो मैंने बनाए हुए हैं उसी में आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें तो सिर्फ मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ एग्जाम में लिखने के लिए कि ये डायग्राम, ये डायमेंशन आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इंडियन मानसून, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन मानसून इन मल्टीपल डायमेंशंस, कोई भी डायमेंशन आया तो मैंने ट्राई किया जितनी हो सकती है उतनी कर लेंगे। नाउ मानसून इज अ प्राइमरी क्लाइमेटिक डिटर्मिनेंट फॉर द इंडिया अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर। क्या इफेक्ट करता है, पहला डायमेंशन हो गया एग्रीकल्चर, फिर इकोनॉमी, फिर ह्यूमन सेटलमेंट और डिजास्टर, इन सबको इफेक्ट करता है। तो 4 अपन देख रहे हैं इस चीज में, याद रखना, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, सेटलमेंट, डिजास्टर। वैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बता दिया था सब चीजें, फिर भी अपन लोग क्या करेंगे, नॉर्मली इंडिया के बेस पे देख लेंगे। वेरिएबिलिटी इन द मानसून इन्फ्लुएंस द क्रॉप यील्ड। भाई अगर वेरिएबिलिटीज होगी मानसून के अंदर तो ये क्रॉप यील्ड को इन्फ्लुएंस करेगा। GDP, ह्यूमन लिवलीहुड, अर्बन प्लानिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन चीजों को क्या करता है, अफेक्ट करता है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। तो पहला अपन डायमेंशन देख लेते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या देख सकते हो भाई, इरिगेशन डिपेंडेंस देख सकते हो। पहली बात तो इरिगेशन डिपेंडेंस है इंडिया, भाई मोर देन 60% ऑफ द कल्टीवेशन लैंड जो है ना वो रेन फेड है, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड इज क्रॉप पैटर्न, भाई खरीफ वर्सेस रबी क्रॉप की बात कर लेना। मॉनसून टाइमिंग जो होती है ना वो अफेक्ट करती है सोइंग एंड हार्वेस्टिंग पर,
ऑब्वियसली बात है खरीफ क्रॉप्स हुए या रबी क्रॉप्स हुई तो पूरा का पूरा अगर पानी का पैटर्न ही चेंज हो गया तो ये तो अफेक्ट करेगा। थर्ड इज प्रोडक्टिविटी, एडिक्वेट मानसून होगी तो बम्पर क्रॉप्स हो जाएगी, डेफिशिएंट होगी तो क्रॉप फेल्यूर हो जाएगा। और एडिक्वेट मानसून अगर हो गई, अगर टाइमली नहीं हुई, टाइम डिपेंडेंट नहीं हुई, तब भी प्रॉब्लम आएगी, है कि नहीं है नॉर्मली। तो पहला डायमेंशन ये देख लो, इरिगेशन, क्रॉप पैटर्न, प्रोडक्टिविटी आ गई ना। थर्ड, अब इसमें भी केस स्टडी देख लो एग्जांपल में, केस स्टडी जो 2025 2024 में थी भाई, 2025 में अबव और एवरेज, अबव एवरेज रेनफॉल आई है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस साल हम लोगों के इंडिया में 8% ज़्यादा बारिश हुई है, इंडिया के अंदर 8% ज़्यादा बारिश हुई है नॉर्मल से 8% ज़्यादा बारिश हुई है। तो अबव एवरेज रेनफॉल बूस्टेड खरीफ क्रॉप आउटपुट, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये चीज़ बोली है, ठीक है। और अब आज के न्यूज़पेपर में तो डाटा भी आया कि 8% ज़्यादा बारिश हुई है पूरे इंडिया में, ठीक है। 2024 में हावेरी फ्लड्स ना, क्रॉप डैमेज हो जाएगी। 2024 में क्या हुई थी, हावेरी फ्लड्स आई थी, इससे क्रॉप डैमेज हो गई, अफेक्ट हुआ 43,000 फार्मर्स को, ठीक है। थिंकर्स में अगर मैं बात करूंगा तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने एम्फेसाइज किया था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और मानसून रिलायंस को। तो डायग्राम आप बना के आ सकते हो आराम से, फ्लो चार्ट बना देना। मॉनसून, फिर इससे क्या होगा, मॉनसून से क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर होती है, फिर सॉइल मॉइस्चर से क्या होगा, क्रॉप यील्ड होगी, क्रॉप यील्ड होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। सब चीज पे आप लोगों का ये इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट डायमेंशन इज इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी पे आप लोगों को पता है पूरा भाई, अपन मानसून पे डिपेंडेंट इकोनॉमी अपनी, वैसे भी डायमेंशन में पहला रखा था ना GDP कंट्रीब्यूशन, भाई एग्रीकल्चर लगभग 18% ऑफ GDP जो होता है ना उसको कंट्रीब्यूट करता है अपना उसमें। मानसून वेरिएबिलिटी अफेक्ट द नेशनल इनकम, तो ऑब्वियसली होता है नेशनल इनकम भी अफेक्ट होगी। फूड इन्फ्लेशन, मान लो गुड मानसून हुई तो क्या होगा, आप लोगों का फूड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है फूड प्राइजेस भी कम हो जाएंगी। पुअर मानसून हुई तो इन्फ्लेशन हो जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। नाउ रूरल इकोनॉमी, तो ये ऑब्वियस सी बात है। एक बात बताओ, मानसून आएगा तभी तो रूरल गांव विलेजेस वगैरह में लोगों को काम मिलेगा। तो अगर आप लोगों का ये क्या होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करता है, रूरल डिमांड को अफेक्ट करता है और अलाइड सेक्टर को अफेक्ट करता है, जैसे डेयरी, फिशरीज, ऑब्वियस सी बात है। 2025 में अगर एग्जांपल बात करोगे तो रोबस्ट मानसून हुआ तो रिड्यूस फ्लड इन्फ्लेशन होगा, है कि नहीं है। सपोर्ट करा इसने RBI मॉनेटरी, सपोर्ट करी है इसने RBI मॉनेटरी ईजिंग को। फ्लो चार्ट बना सकते हो, मानसून आया तो एग्रीकल्चर आउटकम हुआ तो रूरल इनकम पे इम्पैक्ट पड़ा, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला, है ना समझ में। थर्ड डायमेंशन इज ह्यूमन सेटलमेट, तो भाई अर्बन फ्लडिंग अगर हुई, पहला क्या हुआ है आप लोगों का, अर्बन फ्लडिंग अगर हुई तो पुअर ड्रेनेज हुआ और हैवी रेनफॉल अगर हो गई तो सिटी में वाटर लॉजिंग हो जाएगी। 2024 में विजयवाड़ा फ्लड्स हुआ था, याद है ना आपको, 2,70,000 के आसपास पीपल को अफेक्ट हुआ था। रूरल माइग्रेशन हो सकता है भाई, फील्ड क्रॉप अगर हुई तो सीजनल या परमानेंट माइग्रेशन हो जाएगा भाई, खेती बाड़ी की काम नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है भाई, रोड, ब्रिज, हाउसिंग अफेक्ट करता है मानसून से, मानसून प्रोन जोन पे, है कि नहीं नॉर्मली, इसी समझ में आई है ना। और ऊपर से जहां पर आप लोगों का सेटलमेंट भी पूरे तरह से इफेक्ट करेगा, यही चीज है कि सेटलमेंट आप लोगों को देख रहा होगा, जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर लोग ज्यादा होते हैं, जहां पर बारिश कम होती है वहां पर लोग कम रहते हैं, है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप लोगों की क्या हो जाएगी, सीधी सीधी बात है, कितना घनत्व आ रहा है आपका यहाँ पर, कितनी घनी इलाका आबादी रह रही है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो फ्लो चार्ट में लिख सकते हो मानसून से फ्लडिंग आ सकती है, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है और माइग्रेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ डायमेंशन भाई, डिजास्टर्स, है कि नहीं। डिजास्टर पॉजिटिव चीज है बहुत हो गई, नेगेटिव चीज भी देख लो भाई, डिजास्टर्स आ सकते हैं जैसे फ्लड्स, एनुअल रिवरनाइन एंड अर्बन फ्लड्स देख लो, इकोनॉमिक ह्यूमन लॉस हो सकता है, ड्रॉट्स, एल नीनो लिंकेज डेफिशिएंट हो जाता है, वाटर स्कार्सिटी, क्रॉप लॉसेस। साइक्लोन या स्टॉर्म्स की बात करें तो वे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी साइक्लोन्स एनहांस करता है ड्यूरिंग एक्टिविटी मानसून। 2024 में ओडिशा, आंध्र प्रदेश में जो आई थी। डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लोगों को हेल्प मिलती है भाई, अर्ली वार्निंग आ जाती है, क्रॉप इंश्योरेंस हो जाता है, फूड कंट्रोल हो जाता है, अर्बन प्लानिंग हो जाती है। डॉक्टर आर के पचौरी ने क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और अडेप्टिव स्ट्रेटजीज डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात की थी इस चीज में, है ना। नेक्स्ट इज लिंकेज या इंटरकनेक्शन, ठीक है। एग्रीकल्चर और इकोनॉमी का अगर आप लिंकेज देखोगे तो क्रॉप फेलियर होगा तो GDP रिड्यूस हो जाएगी। मॉनसून और सेटलमेंट का देखोगे तो फ्लड्स आएगी तो माइग्रेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस होगा। एग्रीकल्चर और डिजास्टर का देखोगे तो फ्लड, ड्रॉट, लॉस ऑफ द लिवलीहुड,
माइग्रेशन, इकोनॉमिक स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये अपन लोग 5 नोट डायग्राम दिखा सकते हैं, बिल्कुल एरो लिंकेज, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, सेटलमेंट, डिजास्टर और मानसून के बारे में, है कि नहीं? आया ना समझ में? तो आप इस तरीके से और डेवलप कर सकते हो। आप लोगों को जो भी डाउट होगा तो आप आराम से करते हो। तो आज अपना मानसून कंप्लीट हो गया। होमवर्क देख लो, आप लोगों को डायग्राम बनाने हैं, यहाँ पर फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, और इनमें से कोई भी दो जो है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। और अगर प्लीज आप लोग लिखना, अगर नहीं आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ना, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस डला हुआ, आराम से मेल कर सकते हैं। नहीं भी आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें बन नहीं रहा है, हम लोगों को हेल्प कर दो, आप इवेल्यूएट कर दो। इवेल्यूएट भाई फ्री में, अगर आप लोगों को इवेल्यूएशन मिल रहा है तो क्या दिक्कत है कि नहीं है? नॉर्मली नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक नंबर 15, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, है ना? ये भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसीलिए, और इसमें भी अपन ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं करेंगे, जितना आता है उतना करेंगे और इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को 1% भी ये लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप लोगों का सपोर्ट ही इस सीरीज़ को आगे लेकर जाएगा और फ्री में आप लोगों को अवेलेबल कराएगा। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो भाई पेड कोर्स चलाता हूँ, पेड में आप आओ आराम से पैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो और अच्छा है। लेकिन इस फ्री में अगर आप लोगों को मिला है तो उसका फ़ायदा उठाओ ना, है ना? थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।